शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम देखेंगे मैप वाले हिस्से को। आज मैप में हम देखने वाले हैं ब्राज़ील के पठार को। ब्राज़ीलियन प्लेटू बोलते हैं इसको, और भी यदि देखा जाए तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका में पार्टिकुलर हम ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। तो ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर के यदि हम जाएंगे पूर्व और साउथ की तरफ में, ठीक है, यदि ये ब्राज़ील है तो ये इसका ये वाला हिस्सा हो गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और नीचे दक्षिण हो गया। तो पूर्व वाला हिस्सा ये, और इसका जो सेंट्रल वाला हिस्सा है, और इसके साथ साथ में साउथ वाला हिस्सा, इस पूरे एरिया में ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स फैला हुआ है। अब ब्राज़ील के मतलब कि यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें तो इसके पूर्व की तरफ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ साउथ। कौन कौन सी कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ब्राज़ील? तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर नॉर्थ की तरफ में। तो ब्राज़ील फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, इसके बाद है कोलंबिया, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पेरू, बोलीविया, और नीचे हम जाते हैं साउथ की तरफ में तो पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। हमने ब्राज़ील के पठार के मैप को देख लिया है। अब हम इसके कुछ फैक्ट को देखने वाले हैं। जैसे कि जब हम इसके मैप को देखे थे उस टाइम में इसकी जो शेप थी, यहाँ से यदि हम इसको एक आकृति बनाएं इस प्रकार से तो ये ऐसे त्रिभुजाकार बन जाता है। तो इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। पहला पॉइंट इसका यही बताता है कि ये दक्षिणी अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में ब्राज़ील का पठार त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। इसके उत्तर पूर्व में आप जाओगे तो केप रॉक पड़ेगा, यहाँ से ये चालू होता है और साउथ में रियो ग्रैंडो डी सुल तक इसका विस्तार है। तो नॉर्थ में केप रॉक से ये चालू होता है और साउथ में इसका विस्तार है रियो ग्रैंडो डी सुल तक। रॉक से लेकर के रियो ग्रैंडी डी सुल तक इसका विस्तार है। आगे बताया जा रहा है उत्तरी किनारा लंबी सकरी घाटियों से कट गया है, कटा फटा जिसको बोलते हैं, और पश्चिमी वाला किनारे में मदेरिया और पराग्वे नदियों की घाटियां स्थित हैं। पराग्वे का पठार मध्य पूर्व भाग अत्यंत कठोर वाली चट्टानों से बना हुआ है। इसी के कारण अभी तक इसका क्षय नहीं हो पाया। खनिज संपदा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी की पहली न्यूज़ देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, ठीक है। यहाँ से नाम से ही क्लियर ये हो गया है कि इसका संबंध सीधे सीधे इलेक्शन से संबंधित है, और हम बात कर रहे हैं एशिया वाले सेक्टर की। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है निर्वाचन अधिकारियों में अनुभव और श्रेष्ठ प्रथाओं को आपस में साझा करना, ठीक है। उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, किन किन मेथड का वो यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, और ओपन और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देना इस अथॉरिटी का काम है। नाम है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़। तो एक प्रकार से ये गैर पक्षपातपूर्ण मंच प्रदान करता है ताकि सुशासन और लोकतंत्र को समर्थन देने का उद्देश्य पूरा हो सके। अब देखिए, कई सारे देश ऐसे हैं जो इस ग्रुप के, इस अथॉरिटी के सदस्य हैं। इस देशों के अधिकारी टाइम टाइम पर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, IIIDEM, डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट, इसमें दोनों चीज़ शामिल हो गई हैं। ये इंटरनेशनल रूप से ट्रेनिंग देता है, यहाँ पर ये लोग भाग लेते रहते हैं। मतलब इसके पहले जो हम अथॉरिटी देखी थी जो खाली इलेक्शन पर फोकस कर रही थी, अब एक और हमने एक ग्रुप देख लिए हैं जिसका नाम है
इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पर ये लोग भाग लेते रहते हैं, ट्रेनिंग इनको मिलती रहती है ताकि इनका काम अच्छी तरह से हो सके। बताया जा रहा है 2019 से AAEA सदस्य देशों के 250 से ज़्यादा अधिक अधिकारियों ने यहाँ पर ट्रेनिंग लिया है। और विशेष रूप से कहा जाए तो AAEA सदस्यों देशों के अनुकूल क्षमता विकास की ट्रेनिंग देता है। बांग्लादेश चुनाव आयोग के 50 अधिकारियों को 2021-22 के दौरान ट्रेनिंग दी गई थी। 21वें नंबर के AAEA की स्थापना कब हुई और सदस्यता के बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। तो सदी में एशियाई चुनाव के बारे में मनीला, फिलीपींस में 26 से 29 जनवरी 1997 को आयोजित संगोष्ठी के प्रतिभागियों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुपालन में इस अथॉरिटी की स्थापना 1998 में की गई थी। अभी हाल ही में 20 एशियाई EMB AAE के सदस्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग AAEA के EMB का संस्थापक सदस्य रहा है। अब यहाँ जो मेन फोकस वाली न्यूज़ है वो क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि भारत को 2022 से लेकर के 2024 तक 2 साल की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़, जिसको AAEA हम कहते हैं, इसका अध्यक्ष चुना गया है। ये थी इसकी न्यूज़। इसके बाद वाली न्यूज़ हम PIB की देखने वाले हैं, DRDO से रिलेटेड। तो हम DRDO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे। इसके अलावा हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि DRDO और ISRO किस प्रकार से आपस में थोड़ा सा अलग है। देखिए, DRDO की बात करें तो ये मेनली इसका फोकस रहता है उपकरण से, युद्ध के उपकरण, ठीक है, गोला बारूद हथियार, इनको तैयार करना इनका मेन उद्देश्य रहता है। इससे रिलेटेड कोई रिसर्च करना है। वहीं इसरो की बात करें तो इसरो अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने से रिलेटेड काम करता है। अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई खोज करना है वो काम करता है कौन? इसरो। DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंडर में काम करती है। वहीं इसरो काम करती है अंतरिक्ष एजेंसी, भारत सरकार के अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में इसरो काम करता है। DRDO का गठन 1958 में हुआ था और इसने अपना DRDO का गठन 1958 में हुआ था और अंतरिक्ष गतिविधियां हमारी चालू हुई थी 1960 में। DRDO कहता है आत्मनिर्भरता और सफल स्वदेशी विकास। इसरो का कहना है कि भारत के लिए अंतरिक्ष तक पहुंच कैसे करके हो सकती है, इंडिया कैसे अंतरिक्ष में अपनी जगह को बढ़िया तरीके से पकड़ बना सकता है। DRDO सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं के हिसाब से शस्त्र तैयार करता है, मतलब हमारी सेना के हिसाब से रक्षा उपकरणों को बनाने का काम करता है DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। उस टाइम में TDE, DTDP और DSO ये तीनों को जब मिलाया गया था तब बना था DRDO। हिंदी में इनके नाम देखें तो भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय, इसके अलावा रक्षा विज्ञान संगठन, सबको एक साथ में जोड़ दिया गया, तब हमने नाम दिया था DRDO का। इसरो की यदि हम बात करें तो अंतरिक्ष गतिविधियां भारत में 1960 के दशक में चालू हुई थी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत से अंतरिक्ष मिशन शुरू करने का विचार रखा था। इसके अलावा इनकोसपार INCOSPAR भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की शुरुआत तब डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर रामनाथन ने की थी। ये 1975-76 के बीच जब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया था और इसे दुनिया के सबसे बड़े समाजशास्त्री प्रयोग के रूप में देखा गया था। इसके बाद खेड़ा कम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट आ गया। इसने गुजरात में आवश्यकता आधारित और स्थानीय विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारण के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करा था।
फिर 1980 में आर्यभट्ट नाम का पहला अंतरिक्ष यान सोवियत लॉन्चर का यूज़ करके हमने भेजे थे। इसके बाद भास्कर 1, फर्स्ट और सेकंड मिशन, इनसैट, PSLV, GSLV और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसके बाद हम न्यूज़ देखना चालू करते हैं अब द हिंदू की पहली खबर है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान देने की पावर संविधान में दी गई है। तो दोनों में आखिर अंतर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो क्षमादान कर सकता है। मतलब यदि कोई अपराधी है तो उसकी सज़ा को कम करना है या फिर उसके बदले में दूसरी सज़ा देना है या फिर उसको माफ़ करना है, तो ये पावर दी गई है किसको? राष्ट्रपति को। आर्टिकल 72। वहीं राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की पावर के बारे में, क्षमादान की पावर के बारे में बात बताई गई है। इस पावर के अंतर्गत 2 सिद्धि कैदी दया याचिका प्रस्तुत करके अपनी सज़ा को माफ़ करने के लिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के पास जा सकता है। अपराधी, ठीक है, दया याचिका लगाएगा राष्ट्रपति के पास या फिर राज्यपाल के पास। सबसे पहला काम उसको ये करना है, प्रत्येक दोषी कैदी को, मतलब दोषित कैदी को दया याचिका प्रस्तुत करने का संविधान में अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी भेदभाव किया जाएगा। याचिका पर उचित प्रक्रिया के अंतर्गत विचार किया जाना, कैदी को अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार प्राप्त किया गया। आर्टिकल 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, केवल वही क्षेत्र आएगा राज्यपाल के अंडर में। अब बात करें यदि हम पार्डन की, जिसको हम क्षमा कहते हैं, इसमें दंड का आदेश और दोष सिद्धि दोनों से उसको फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकता। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये पावर केवल राष्ट्रपति को ही मिली है। हालांकि राज्यपाल उक्त अपराध के फलस्वरूप अल्प सज़ा का प्रावधान कर सकता है, मतलब सज़ा को कम कर सकता है लेकिन मृत्यु दंड को रोक नहीं सकता है। वहीं लघुकरण की बात करें तो लघुकरण का मतलब होता है इसमें दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, जैसे कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास कर दो या फिर कठोर कारावास को साधारण कारावास में कर सकता है। एक वर्ड आता है परिहार, इसमें दंड की प्रकृति को ही चेंज कर देते, जैसे कि 2 साल के कारावास को 1 साल के कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। विराम की बात करें, जैसे कि महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधानों को किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण बदलना शामिल हो जाता। प्रविलंबन, दंड के प्रारंभ की अवधि को आगे बढ़ा देना या किसी दंड पर अस्थायी रोक लगा देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे बड़ा जो अंतर है वो डेथ पेनाल्टी को लेकर के ही है। मृत्यु को माफ़ करने की पावर केवल राष्ट्रपति के पास है, ये पावर राज्यपाल के पास नहीं है। दूसरा अंतर होता है, जो सैनिक न्यायालय जब कोई डिसीजन देता है उस डिसीजन पर भी क्षमादान की जो कैपेसिटी है, क्षमादान की जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास निहित है। उसमें कोर्ट मार्शल यदि कहीं पर चल रहा है, कोर्ट मार्शल का डिसीजन आ गया है, तो राज्यपाल उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। क्षमादान की पावर उसके पास में नहीं होती है कोर्ट मार्शल के मामले में। मतलब सैनिक से रिलेटेड जो इशू होते हैं, सैनिक न्यायालय जो डिसीजन देता है उसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूज़ की हम बात करें तो सरकार की तरफ से क्या है ना, जो पेरारी वलन है उसको फ्री नहीं किया जा रहा है, रिहा नहीं किया जा रहा है, क्षमादान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल ने क्या काम किया है, जो राजीव गांधी की हत्या के केस में ये जो पेरारी वलन है ना, लगभग जितना कारावास इनको करना था, गुजारना था जेल में, वो टाइम पीरियड ये बीता चुके हैं। अब कानून के अनुसार इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इनको अभी तक छोड़ा क्यों नहीं गया। तो वहाँ का राज्यपाल ने क्या काम कर दिया है ना, राज्यपाल का कहना है कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, ये तो छोड़ने का काम राष्ट्रपति के अंदर में है, ऐसा उनका कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है सरकार को कि आप कैसे कह रहे हो, पार्डन की जो पावर है वो केवल प्रेसिडेंट के अंडर में आती है।
अभी उन्होंने रिजर्व कर लिया है पेरारीवलन केस के ऑर्डर को, कुछ टाइम के लिए सुरक्षित रख लिया सुनवाई को। जब सरकार ने ऐसा जवाब दिया ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 161 कहता है वो पावर देता है राज्यपाल को पार्डन की, तो हम उसको छोड़ दें, उखाड़ के फेंक दें पन्ने को। ये क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सो अकॉर्डिंग टू यू द पावर टू ग्रांट पार्डन इज exclusively that of the president. Well, in that case, pardon granted by governors throughout the history of this nation across state are all null and void. इसका मतलब है अभी तक जो गवर्नर ने पार्डन की क्षमता का यूज़ किया उसका कोई वैल्यू नहीं है। जस्टिस BR गवाई क्विज्ड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज अपेयरिंग फॉर द सेंटर। फ्रंट पेज से ही एक और न्यूज़ हम देखेंगे सेडिशन लॉ से रिलेटेड। तो ये आज हमारा तीसरा दिन है, लगातार हम कंटिन्यूस सेडिशन लॉ के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन कंटिन्यू हो सके। बार बार रिवाइज करने से यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें हमारे माइंड में अपने आप बैठ जाती। सेडिशन लॉ इसके अंतर्गत आती है धारा 124 से, ठीक है। सेक्शन 124A के तहत इसमें केस दर्ज किया जाता है। कौन से काम हैं जिनको सेडिशन के अंतर्गत रखा जाएगा, तो चाहे जैसे भी हो, आप बोल करके, ठीक है, या फिर आप लिख करके शब्दों के द्वारा, या फिर किसी साइन के माध्यम से, यहाँ तक संकेत के माध्यम से भी, और बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कोई भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, और या फिर अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेटर्ड और कंटेम्प्ट। मतलब कि या तो आप घृणा फैला दे रहे हो, या तो कंटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक्साइट्स कर रहे हो, उकसा रहे हो लोगों को। अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवार्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब कि सरकार की अवमानना करना, सरकार के खिलाफ लोगों को उकसाना, घृणा फैलाना, चाहे आप लिखित में करो चाहे आप साइन के माध्यम से करो, ये सारी चीज़ें सेडिशन के अंतर्गत आ जाती हैं। ला शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन में बी एडेड। 3 साल की सज़ा बढ़ा करके आजीवन कारावास हो सकता है, और इसके साथ साथ में आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। इतिहास की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि इतिहास में इसकी उत्पत्ति आखिर कहाँ से होती है, ठीक है। तो जो थॉमस मैकाले रहते हैं, जिन्होंने ड्राफ्ट किया था इंडियन पीनल कोड, इसमें इंक्लूडेड किया था लॉ ऑन सेडिशन। इट वाज नॉट एडेड इन द कोड इनेक्टेड इन 1860। लेकिन बताया जा रहा है इसको ऐड नहीं किया गया था कौन से कोड में, जिसको लागू किया गया था 1860 के कोड में। लीगल एक्सपर्ट्स बिलीव दिस ओमिशन वाज एक्सीडेंटल। और ये जो चीज़ हम देख रहे हैं ये लगभग कानूनी विषय था वो एक्सीडेंटल था। 1890 में सेडिशन वाज इंक्लूडेड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 124A IPC थ्रू द स्पेशल एक्ट XVII। अंग्रेज़ों के ज़माने में यह कानून लाया गया था ताकि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी आवाज़ को दबाया जा सके, वो कुछ ऐसी सामग्री ना लिख सकें जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हो जाए। उसी के लिए इस कानून को लाया गया था। द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देन ट्रांसपोर्टेशन बियॉन्ड द सीज फॉर द टर्म ऑफ हिज और हर नेचुरल लाइफ वाज अमेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1955 में क्या होता है, पहले समुद्र के पार उसको भेज दिया जाता था, जैसे कि रंगून भेज दिए, रंगून की जो काल कोठरी वहाँ भेज दिए। इसको बाद में थोड़ा सुधार किया गया और इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान 1955 में किया गया था। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी इनकी इस कानून के माध्यम से हुई थी। उसमें शामिल बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत एंड मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो केस था वो था क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक,
जो 1898 में दर्ज किया गया था। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्स कर दिया है कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। इसका मतलब है अभी कुछ टाइम के लिए जो सेडिशन लॉ है उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसे कि अभी किसी के ऊपर सेडिशन लॉ से रिलेटेड कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। कहीं पर यदि सुनवाई की जा रही थी तो वो सुनवाई रोक दी जाएगी। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कोर्ट सस्पेंड्स पेंडिंग क्रिमिनल्स ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A अलाउज सेंटर टू रिकंसिडर द लॉ। इसका मतलब ये है अब सरकार को मजबूरी में रिकंसिडर करना ही पड़ेगा इस कानून को। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर बताए गए हैं। 2021 के ज़्यादातर ये केस हैं, जैसे कि दिशा रवि, कश्मीरी स्टूडेंट, सृजील इमाम, कन्हैया कुमार, इतने लोगों के ऊपर ये 124A लगाया गया था। इसके बाद आज फिर से हम साइक्लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कितना ज़्यादा ये तबाही मचा सकता है, उसके हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में। सीवियरिटी के हिसाब से इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये नाम यहाँ पर बताए गए हैं, अक्सर हम इनको सुनते रहते हैं न्यूज़ में, जैसे कि सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक रहता है वो यही रहता है 120 से 222 नहीं, खाली 222 किलोमीटर से ज़्यादा। यदि 222 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज़ी हवाएं चल रही हैं तो वो बन जाता सुपर साइक्लोनिक स्ट्रोम। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रोम ये है 118 से 221 किलोमीटर प्रति घंटा की यदि हवाएं चल रही हैं तो वो आ जाएगा वेरी सीवियर में। उसके बाद की कैटेगरी है सीवियर 88 से 117 किलोमीटर, साइक्लोनिक स्ट्रॉम 62 से 87 किलोमीटर प्रति घंटा, डीप डिप्रेशन 52 से 61 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है 51 किलोमीटर प्रति घंटा से कम या फिर उसके बराबर। कौन कौन सी कैटेगरी है? डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, साइक्लोनिक स्ट्रॉम, सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम, वेरी सीवियर और फिर सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। इसके बाद हमें देखना है कि साइक्लोन यदि कहीं पर आ रहा है, आने वाला है, टकराने वाला है तो उसका नाम रखा जाता है। नाम कैसे करके रखते हैं इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो देखिए, साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर। एक केंद्र बनाया गया है RSMC और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर। दो केंद्र बनाए गए हैं इसके वार्निंग सिस्टम के लिए, RSMC और TCWCS। तो जिन केंद्रों की हम बात कर रहे हैं, जो पहला केंद्र है जिसको हम RSMC कह रहे हैं, तो पूरे विश्व भर में ये टोटल बनाए गए हैं 6 ठो। दैट आर आल्सो इंक्लूड द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें एक शामिल है IMD। अब एंड ए टोटल ऑफ 5 TWC। वहीं यदि हम TCWCS की बात करें तो इसमें आ जाते हैं 5। दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितने हो गए? 11 सेंटर हो गए हैं। एज एन RSMC, इस केंद्र की हम बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो IMD नेम्स द साइक्लोन्स विच डेवलप ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन। नॉर्थ इंडियन ओशियन में आएगा तो IMD नाम रखेगा, इंक्लूडिंग द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, आफ्टर फॉलोइंग ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर। The IMD is also mandated to issue advisories to 12 other country in this region। इस एरिया में जो 12 देश और आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ एडवाइजरी, अनिवार्य एडवाइजरी जारी कर सकता है। कौन? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मतलब इंडिया। उनमें कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब और यमन। साइक्लोन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हम एक सी का सरफेस बनाते हैं। ये सी की सरफेस हमने बना दिए हैं। इतना जो पार्टिकुलर एरिया है ये गर्म हो रहा है,
ठीक है। गर्म हो रहा है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है। गर्म होकर के यहाँ की हवाएं ऊपर उठना चालू कर देती हैं। तो हवाएं जब उठती हैं तो अपने साथ में मॉइस्चर को भी लेके जाती हैं, नमी को भी लेके जाती हैं। ऊपर जब ये ठंडी होती हैं तो यहाँ पर संघनित होकर के बादल का रूप बना लेती हैं और यही बादल फिर पानी बरसाने का काम करता है। दूसरी बात, जब ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो इनको भरने के लिए ठंडी हवा चारों तरफ से इस एरिया को भरती है, इस एरिया को ये भरते जाती है। इस प्रकार से इसने राउंड शेप धारण कर लिया है। राउंड शेप धारण करने के बाद आ जाती है इसकी गति की बारी। ठीक है, ये आखिर गति कैसे कर रहा है तो बताया जा रहा है पार्टिकुलरली ये जो साइक्लोन आते हैं ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आते हैं, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। सूर्य का टेम्परेचर यहाँ पर एकदम सीधा पड़ता है, पानी गर्म होता है, बहुत बड़ा पानी का एरिया होना चाहिए, 27 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो पार्टिकुलर ये इस एरिया में आते हैं। दो प्रकार की इसकी गति हो सकती है, नीचे की तरफ यदि आ रहे हैं साउथ की तरफ तो घड़ी की दिशा में घूमेगा ये, और यदि ये ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ आ रहे हैं, बन रहे हैं साइक्लोन, तो घड़ी की विपरीत दिशा में उसकी डायरेक्शन होगी। बताया जाता है कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो इक्वेटर पर 0 रहता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जिस बल के माध्यम से पृथ्वी घूम रही है ना, जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम पाती है, वो कोई फोर्स ही उसको घुमा पाता है, तो वो जो फोर्स होता है वो इक्वेटर पर 0 रहता है। इसीलिए जो इक्वेटर रहती है यहाँ पर 0 कोरियोलिस फोर्स है, बल है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये इस प्रकार के साइक्लोन नहीं आते हैं, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टिकुलर एरिया आखिर ऐसा कौन सा है जहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो कोरियोलिस फोर्स 85 डिग्री लैटिट्यूड इज सिग्निफिकेंट इनफ टू क्रिएट ए स्टॉर्म। ठीक है, 5 डिग्री की जो लैटिट्यूड है वो पर्याप्त है स्टॉर्म को बनाने के लिए। और ज़्यादातर जो साइक्लोनिक घटनाएं घटित होते हैं, ज़्यादातर जो साइक्लोन आते हैं या फिर बनते हैं, वो बताया जा रहा है कि जो 10 डिग्री और 20 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है इसके बीच में ही ज़्यादातर साइक्लोनों का निर्माण होता है। मतलब ये यदि हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री वाली अक्षांश है, तो 10 डिग्री वाली और जो 20 डिग्री वाली है इसी के बीच में ही ज़्यादातर साइक्लोन का निर्माण होता है। न्यूज़ की तरफ चलते हैं और न्यूज़ देख ले हैं। न्यूज़ देखेंगे हम। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है साइक्लोन को लेकर के। वेस्ट बंगाल एक्सपेक्ट 0 इम्पैक्ट फ्रॉम आसानी। अभी जो नया साइक्लोन का नाम चल रहा है जिसका नाम रखा गया है आसानी, तो उससे वेस्ट बंगाल को ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर बताया जाता है। साइक्लोन आसानी में ब्रीफली इंटर आंध्र प्रदेश बट टर्न अवे इनटू द सी बिफोर petering out according to the updated forecast by the Indian Meteorological Department on Wednesday। एक न्यूज़ आई है मैरिटल रेप को लेकर के, जिसमें बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में मैरिटल रेप को लेकर के सुनवाई कर रहा था, तो उसमें वो 2 भाग में बटा हुआ है, मतलब 2 विचारधाराएं हैं उसकी। एक, मैरिटल रेप को सुप्रीम कोर्ट सही मान रहा है, और दूसरी बात, मैरिटल रेप गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसमें बताया जा रहा है ये जो कानून है ना 162 ईयर ओल्ड लॉ, इसमें बदलाव करने की भी बात एक पक्ष ने रखा है। दूसरा पक्ष कह रहा है यदि आपने महिला से शादी की हो, उसकी अनुमति नहीं है, वो मना कर रही है, तो भी यदि आप सेक्स करते हो तो वो मैरिटल रेप माना जाएगा। सही है या नहीं है? तो पहले कहा जाता था कि यदि आप अपनी वाइफ के साथ में उसकी सहमति नहीं है तो भी यदि सेक्स करते हैं आप, तो वो मैरिटल रेप के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब हाल ही में जो सुनवाई हुई है उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। अब देखना है कि आखिर क्या डिसीजन कोर्ट का आता है। एक न्यूज़ आई है जो बताती है इंटरनेट की लत किस प्रकार से बच्चों को लग चुकी है। एक क्लिनिक है डी एडिक्शन क्लिनिक 8 गवर्नमेंट ओमांदुरर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है, चेन्नई की बात कर रहे हैं हम।
यहाँ पर एक बात सामने आई है कि देखो 67% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो इंटरनेट की लत से परेशान हैं। इतने सारे लोग ज़्यादातर कैसे हैं, वो एडल्ट हैं। उसमें से भी कंडीशन ऐसी है 10 ऑफ देम वर एज्ड 5, उनमें से 10 तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 साल है। 13 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 11 से लेकर के 18 साल थी। एक 14 साल के लड़के के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, उसकी माँ ने उसको भर्ती कराया था क्योंकि उसके जो हाथ है ना, उसमें कुछ अनियमित प्रकार की मूवमेंट होने लगी थी। स्टेइंग अवे लेट नाइट 8 टू प्ले मोबाइल गेम, क्योंकि वो रात भर मोबाइल खेलते रहता था। एकेडमिक डिक्लाइन हो गया था उसका, मतलब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता था। एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट टू राइट टू बोर्ड एग्ज़ाम, और वो बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाता, ऐसी कंडीशन उसकी हो गई थी। द बॉय अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स स्टेड अवेक टिल 3 AM। डॉक्टर का कहना है ये जो लड़का था आपने हमारे यहाँ भर्ती किए थे, तो रात के 3 बजे तक गेम खेलते रहा और दोस्तों से कंपटीशन करते रहा। ही हैड लॉस्ट वेट, उसका वज़न कम हो गया है। एंड हिज एपेटाइट हैड रिड्यूस। यहाँ जो एपेटाइट वर्ड यूज़ किया गया है उसका मतलब होता है भूख या फिर प्यास। उसकी जो भूख है वो कम हो गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है जब उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए थे ना, तो उस टाइम में वो काफ़ी दुबला पतला दिख रहा था। ही अवॉइडेड आई कॉन्टैक्ट एंड आंसर्ड ओनली इन मोनोसिलेबस, मतलब कि एकदम कम जवाब देता था, हो गया, और बहुत दुबला पतला दिख रहा था, आँख तक नहीं मिलाता था। ट्रीटमेंट वाज इनिशिएटेड, ही वाज काउंसल्ड रेगुलरली वंस एवरी 4 days, है ना, 4 दिन में एक बार उसकी काउंसलिंग होती थी। एंड हिज गैजेट यूज़ वाज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 hour पर डे। उसके जो मोबाइल का यूज़ है उसको डेली मात्र 1 घंटा चलाने को मिल रहा था। हिज प्रोग्रेस वाज मॉनिटर्ड, और उसकी जो प्रोग्रेस है उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। ही वाज आल्सो स्टार्टेड ऑन मेडिकेशन, ठीक है, इसके अलावा उसको मेडिकेशन करने के लिए कहा गया। इवेंचुअली हिज एबनॉर्मल हैंड मूवमेंट रिड्यूस एंड हिज एपिटाइट इम्प्रूव, ऐसा डॉक्टर लोगों का कहना है। हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि गैजेट मतलब मोबाइल फ़ोन का उपयोग एकदम अनिवार्य हो गया था चिल्ड्रन और एडोलसेंट लोगों के लिए ड्यू टू कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक। कोरोना जब चल रहा था तो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे थे, उसके लिए उनको अनिवार्य हो गया था कि मोबाइल फ़ोन रहेगा तो क्लास अटेंड कर पाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। हाउएवर मैनी बिकेम एडिक्टेड, लेकिन इससे मोबाइल की उनको लत लग गई टू दीज गैजेट्स। एज ए रिजल्ट दे शो लेस इन्वॉल्वमेंट इन स्टडी। इससे क्या है, अब वो स्टडी में इन्वॉल्वमेंट कम हो पा रहे हैं। एक्सपीरियंस स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो उनके सोने में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। गुस्सा करते हैं, सोशल समाज से अलग हो गए हैं। एंड हैव रिड्यूस देयर इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर, और परिवार के साथ में ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हैं। कई सारे लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं बाल्यावस्था में, जैसे कि वी फाइंड स्पीच डिले ऑकरिंग इन टॉडलर्स, ठीक है, जब वो बोलते हैं या फिर भाषण देते हैं तो उनके बोलने में थोड़ा डिले हो गया है, इतना ज़्यादा वो मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके हैं। वी नीड टू रिड्यूस ऑल स्क्रीन, इनका कहना है हमें बिल्कुल भी इसका जो टाइम है या फिर स्क्रीन है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग टेलीविज़न फॉर चिल्ड्रन, न केवल मोबाइल, इसके अलावा टीवी का भी स्क्रीन टाइमिंग हमें कम करने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। एक्सप्लेन वाले पेज में हम एक नया वर्ड